कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो निबोश एजेंसी जो 6 मार्च को पेपर हुआ है, तो उसके जो क्लोजिंग इंटरव्यू के जो मेन पॉइंट्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर आपके साथ करूँगा। इसके अलावा आपके जितने भी क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से डाउट्स होते हैं, कोई मतलब क्वेश्चंस हैं या कोई इश्यूज़ हैं कि आपको समझ नहीं आ रही क्लोजिंग इंटरव्यू क्या है, ये अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इसके क्या इशू आ सकते हैं आपके साथ, निबोश किस तरह का आपको नेगेटिव मैसेज भेज सकता है। नेगेटिव मैसेज यही होता है कि आप जो है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की है उसका लिंक दे दूंगा, वो जाके देख लें। उसमें क्लोज इंटरव्यू के वाले से जितने भी पिछले साल भी उससे पिछले या फिर जो भी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 3 4 5 साल से जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जो भी निबोश की तरफ से कोई अगर नेगेटिव मैसेज आता है क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से, तो वो उसके बारे में मैंने कंप्लीट जो है ना वो डिस्कशन की हुई है, ठीक है। इस दफ़ा जो स्नैरियो आया है, ठीक है, तो वो एक्चुअली इसमें आया है ज़ू के बारे में। एक ज़ू है जिसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, उसके मैनेजमेंट की, उसके वर्कर्स के, ठीक है। तो इस दफ़ा जो पेपर आया हुआ था इजी था, सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे। पेपर कोई भी इजी नहीं होता जब तक आप अपनी तैयारी खुद नहीं करते या आप प्रिपरेशन नहीं करते वगैरह वगैरह, सही है। तो जो इस दफ़ा सिनेरियो आया हुआ था सिंपल था, लेकिन ये कि कोई भी सिनेरियो सिंपल नहीं होता, हमने बस उसको समझना होता है कि इसमें निपोश क्या पूछ रहा है। सिनेरियो का जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो अलहदा कर लें, पॉजिटिव अलहदा कर लें, फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। टास्क 1 जो है अब जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें निबोश पूछता है कि मैनेजमेंट जो है उसकी कमिटमेंट क्या थी, इस ज़ू के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिसको एमडी कहते हैं, उसकी क्या कमिटमेंट थी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। तो देख सकते हैं कि हम वो ज़्यादातर नेगेटिव ही थी, ठीक है। 90% वो जो मैनेजर था वो नेगेटिव उसका बिहेवियर था टूवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि वो अपना एमडी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन ऑफिस में अपना टाइम स्पेंड करना बेहतर समझता था। वो समझता था कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो है इस पर ध्यान देना बेवकूफ़ी है, या मतलब इस पर पैसा लगाने से बेहतर है कहीं और लगा लिया जाए, ठीक है। ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू था, उसका माइंड कंसेप्ट था। इसके अलावा जो एमडी था इस ऑर्गेनाइजेशन का, हैज़ नॉट इंश्योर्ड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर इट्स वर्कर्स फ्रॉम लास्ट 3 years। मतलब कि आगे वो ये कह रहे हैं कि इस जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उसने 3 साल से अपने वर्कर्स के लिए जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं उनको की। ये वर्कर बी भी उसमें बता रहा था कि इसने 3 साल से किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट बनता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की जो पॉलिसी होती है और रिस्क असेसमेंट। इस मैनेजर ने हेल्थ एंड सेफ्टी की जो पॉलिसी होती है और जो रिस्क असेसमेंट होती है वो भी इंश्योर नहीं की, ठीक है। वो भी वर्कर्स के लिए जो है उसको अपडेट नहीं किया 3 साल से। 2018 में लास्ट टाइम इसने रिव्यू की थी, ठीक है। इसके अलावा उसका ये भी बिलीव था कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो जब एक वर्कर्स को दी जाती है ट्रेनिंग तो दोबारा उसको ट्रेनिंग देना ज़रूरी नहीं है। मतलब उसका ये भी नेगेटिव कॉन्सेप्ट था, उसका माइंड सेट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसके अलावा जो है वो वर्कर्स के कंसर्न नहीं सुनता था। वो अपनी जो पैसा है वो कहता है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो है उस पर लगाना नहीं चाहिए, ठीक है, एक्सीडेंट्स पे। एमडी हैज़ असाइंड इनकॉम्पिटेंट वर्कर टू क्लीन। मतलब उसने ऐसे वर्कर्स को चूज़ किया जो उसने, अब जाहिर सी बात है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नई कंस्ट्रक्शन का काम करना था, तो उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को चूज़ किया जिनको तजर्बा ही नहीं था कि कंस्ट्रक्शन का काम कैसा होता है, लेआउट कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या इसके लिए सेफ्टी रिस्क होते हैं जब आप कोई काम या ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो कोई भी यहाँ पे मतलब उसने बायर की कोई कॉम्पिटेंट टीम या कॉन्ट्रैक्टर हायर करने के बजाय उसने अपने वर्कर्स को ही चूज़ किया, जिनमें से कुछ न्यू वर्कर्स थे, यंग वर्कर्स थे, कुछ 1 2 एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स थे, ठीक है। एमडी हैज़ असाइंड वर्कर ए टू आस्क, मतलब इसने कहा कि जो वर्कर ए है उसको एमडी हैज़ असाइंड वर्कर ए टू आस्क आल्दो इट रिक्वायर्ड मोर पीपल। मतलब और वर्कर्स जो है मतलब वहाँ पे वर्कर्स कम पड़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रोजेक्ट जारी था। तो उसने वर्कर ए को कहा कि मज़ीद हमें वर्कर्स, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मतलब वहाँ पे कोई प्रॉपर टीम नहीं थी या एक्स्ट्रा वर्कर्स नहीं थे, एक्स्ट्रा वर्क फोर्स नहीं थी जो कि इसको जो ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कर सके। इसके अलावा वहाँ पे मैं मज़ीद आपको बताता हूँ, वहाँ पे जो चीज़ें नहीं थी, सुपरविजन वहाँ पे मौजूद नहीं थी। इसके अलावा एक्टिव रिएक्टिव मॉनिटरिंग नहीं थी, वहाँ पे एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं था, हिस्ट्री नहीं थी, ठीक है, साइन बोर्ड्स नहीं थे। इसके अलावा जो है इंस्पेक्शन नहीं थी, ऑडिट नहीं था, वहाँ पे टूल बॉक्स टॉप वर्कर्स को नहीं दी जाती थी, नए वर्कर्स को इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। तो ये काफ़ी यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं। टास्क नंबर 2 में वो पूछ रहा है कि इंप्रूविंग कम्युनिकेशन एट FNW, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ये पूछ रहे हैं कि आपको वहाँ पे जो वर्कर्स और जो मैनेजर था उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन थी वो पुअर थी, वीक थी, प्रॉपर नहीं थी। तो इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो किस तरह उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसको इम्प्रूव किया जा सकता है बाय गिविंग ट्रेनिंग जो है, और वर्कर्स को दे के जब ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, जाहिर सी बात है वो कॉम्पिटेंट हो जाएंगे मज़ीद, ठीक है। तो ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे जो रिफ्रेशर वर्कर्स हैं, जो नए नए वर्कर्स आते हैं, उनको इंडक्शन ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी जो पॉलिसी है वो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं थी, उसको डिस्प्ले किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट जो है उसको डिज़ाइन किया जाए, ठीक है। क्योंकि रिस्क असेसमेंट का ये फ़ायदा होता है कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, सॉरी, जो और किसी भी साइट पे या ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो रुक जाते हैं उससे, ठीक है। इसके अलावा जो एमडी है उसको चाहिए कि वो अपने वर्कर्स के कंसर्न्स को सुने, उनकी बात पे तवज्जो दे, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग जो है या प्रोसीजर्स हैं वो भी कम्युनिकेट की जानी चाहिए। अब जो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर ए था, जो सीनियर वर्कर था, उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो जो है वहाँ पे जब उसके साथ एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे फर्स्ट एडर मौजूद नहीं था, ठीक है। फर्स्ट एडर भी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सारे वर्कर्स को दी जानी चाहिए, ठीक है। ये भी आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा मेंटेनेंस की वहाँ पे आपको देख सकते हैं, वहाँ पे लैडर जो थी, जो वहाँ पे इक्विपमेंट टूल थे, वो उनकी इंस्पेक्शन नहीं हो रही थी। एडवाइजिंग ऑन, अब टास्क नंबर 3 है एडवाइजिंग ऑन ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन। अब देखें इसमें हम निबोश पूछ रहा है कि आप जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसको एडवाइस करें कि ऑडिट और इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट जो होता है हेल्थ एंड सेफ्टी जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, उस पर फोकस करने का नाम है। मतलब जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको चेक किया जाता है इसमें। इसके अलावा जो इंस्पेक्शन होती है वो होती है अनसेफ एक्ट्स है, कंडीशंस हैं, एक्सीडेंट्स हैं, किसी चीज़ की इंस्पेक्शन की जाती है काम करने से पहले। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ कि आप इस लेडर पे या एक सीढ़ी जो है इस पे आपने काम करना है, इस पे ऊपर चढ़ के आपने काम करना है ऊपर छत पे या रूफ पे, तो इसकी मैं सबसे पहले इंस्पेक्शन करवाऊंगा कि ये जो लेडर है इसकी इंस्पेक्शन होनी ज़रूरी है कि ये सेफ़ है या नहीं है, ख़राब तो नहीं है, ये इंस्पेक्शन होती है, ठीक है। ऑडिट होता है पूरे सिस्टम का जो है ना क्वालिटी, उसको चेक किया जाता है मैनेजमेंट सिस्टम को। ऑडिट इज़ कैरिड आउट एनुअली और बाई एनुअली, ये मतलब साल में 2 दफ़ा भी हो सकती है ऑडिट, और एनुअली भी हो सकती है, साल में 1 दफ़ा भी हो सकती है। ऐसे इंस्पेक्शन जो होती है वो किसी भी टाइम हो सकती है, कोई भी डेली बेसिस पे काम होता है उसकी इंस्पेक्शन हो सकती है, ठीक है। ऑडिट इज़ कैरिड आउट बाय इंडिपेंडेंट पर्सन, ये कोई भी ऑडिट जो है किसी भी कर सकता है, ठीक है। ऑडिट इज़ कैरिड आउट बाय इंडिपेंडेंट पर्सन वाइल इंस्पेक्शन कैन बी डन रिलेटेड पर्सन, ठीक है। इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब कोई ऑडिट की टीम बुलाई जाती है, ठीक है। शट डाउन के काम होते हैं, कोई ऑडिट की टीम बुलाई जाती है, वो ऑडिट करती है, ठीक है। ऑडिट जो है इसके लिए चेकलिस्ट यूज़ की जाती है, जबकि इंस्पेक्शन के लिए चेकलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑडिट रिक्वायर्स मोर ऑडिट करने के लिए मजीद कोई कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए होता है जिसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, या जो जानता हो उस ऑडिट क्या होती है, ठीक है। जबकि जो इंस्पेक्शन होती है वो कोई भी सेफ्टी ऑफिसर है, मतलब कोई भी जो जिसको 2-3 साल के, जिसको पता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, जिसको बेसिक्स पता है, वो कर सकता है, ठीक है। तो टास्क 3 भी हमारा हो गया। टास्क नंबर 4 है वर्किंग विद हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो है इसमें ये पूछ रहे होते हैं कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल जो हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, ये वर्कर्स को या जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट होती है उनको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, एक्सीडेंट की जो प्रिवेंशन है उनको कंट्रोल करने में मदद करता है, मतलब एक्सीडेंट को होने से बचाता है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो रिस्क असेसमेंट को अपडेट करने में करता है। इसके अलावा पॉलिसी में मदद करता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है ये एक्सीडेंट को कम करता है। इसके अलावा मज़ीद इंप्रूवमेंट करता है, वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करता है, ये लीगल कंप्लाइंस को पूरा करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, इससे एमरजेंसी रिस्पॉन्ड अच्छा हो जाता है वर्कर्स का, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट होता है। तो टास्क नंबर 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर क्लोजिंग इंटरव्यू में भी आता है। और बाकी जो है मेन चीज़ ये कि जो आपका क्लोजिंग ये टास्क नंबर 5 है, ये हमेशा आता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसने कौन कौन सी अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी की। ILO का आर्टिकल R164, आर्टिकल 10, इसकी कौन कौन सी इसने जो है वो खिलाफ वर्जी की है। तो सबसे पहले ये कि पहले आर्टिकल ए में निबोश कहता है, ठीक है, ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए अपने वर्कर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने ट्रेनिंग वर्किंग प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं किए, ठीक है। आगे ये पूछता है कि इक्विपमेंट और टूल्स जो है उसको मेंटेन करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लेडर थी वो इंस्पेक्टेड नहीं थी, उसने चेक ही नहीं करवाया। तो यहाँ पे इसने ILO का जो आर्टिकल
आर्टिकल्स हैं उसके साथ, आर्टिकल बी है उसके साथ भी ये मैट नहीं किया इसने, ठीक है। ट्रेनिंग नीड टू बी प्लान एंड कंडक्ट, ट्रेनिंग भी नहीं प्रोवाइड की गई। इसके अलावा सुपरविजन, ये भी ILO का आर्टिकल सी है या डी आप देख लीजिएगा, उसमें सुपरविजन का भी नहीं बहुत जिक्र ILO जिक्र करता है, तो सुपरविजन भी नहीं दी गई जो नए वर्कर्स है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट्स हैं, अरेंजमेंट्स भी इसने नई सिस्टम की प्लान की, ठीक है। कोई इसने वर्कर्स की ऐसी टीम नहीं बनाई या कोई कंट्रैक्टर हायर नहीं किया, ठीक है। कोई टाइम स्केजुअल इसने अरेंज नहीं किया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। मतलब वहाँ पे काम वर्कर्स कर रहे थे, अपनी मर्ज़ी से आ रहे थे, अपनी मर्ज़ी से जा रहे थे, कोई अरेंजमेंट्स नहीं थी वहाँ पे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है, टास्क नंबर 6, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मुतासर हुई है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पुअर मैनेजमेंट है वहाँ पे, हम देख सकते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वहाँ पे लीडरशिप नहीं थी, पुअर मैनेजमेंट थी। इसके अलावा जो वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत वीक था, वर्कर्स का और मैनेजर का आपस में कोई सलूक नहीं था, कोई यूनियन नहीं था, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे पीयर ग्रुप प्रेशर आप देख सकते हैं कि जो वर्कर ए है जो अपने आप को सीनियर समझता था, वो कहता था कि जो बाकी वर्कर्स हैं ये तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये उसका नेगेटिव टोन या नेगेटिव पीयर प्रेशर था, ये भी था। सुपरविजन वहाँ पे मौजूद नहीं थी, ट्रेनिंग वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। इसके अलावा फर्स्ट एडर वहाँ पे मौजूद नहीं था, HSE मीटिंग्स नहीं थी वहाँ पे, एक्टिव रिएक्टिव मॉनिटरिंग नहीं थी वहाँ पे, सेफ रिस्क असेसमेंट नहीं थी, HSE पॉलिसी नहीं थी वहाँ पे। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा इससे पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। टास्क नंबर 7 है रिएक्टिव मॉनिटरिंग मेजर्स, कौन से थे या क्या थे वहाँ पे। नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं जब हम रिएक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं। नंबर ऑफ़ नियर मिसेस भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इलनेस वर्कर्स, जो वर्कर्स का स्टाफ या टर्नओवर रेट है इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी चेक किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा HSE पॉलिसी वहाँ पे जो ऑलरेडी दी हुई थी, पुरानी थी, वो भी इसमें इंक्लूड होगी। रिस्क असेसमेंट भी इसमें इंक्लूड होगी, कोई भी इसका पास्ट रिकॉर्ड है वो भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। इसकी जो पुरानी ऑडिट्स हैं या इंस्पेक्शंस है वो भी इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। टास्क नंबर 7 जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई हैं चीज़ें उनको चेक किया जाता है, ठीक है। टास्क नंबर 8 आइडेंटिफाइड इंडक्शन कंटेंट, मतलब इसमें नबोश ये पूछना चाह रहा है कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अपनी इंडक्शन ट्रेनिंग जो नए वर्कर्स उसमें आते हैं उनको नहीं पता होता कि ये जो हमारे लिए जो नई ऑर्गेनाइजेशन है इसके काम करने का तरीकाकार क्या है, वर्किंग प्रोसीजर्स क्या हैं इसके। तो यहाँ पे नबोश कहता है जब आप नए वर्कर्स आते हैं तो उनको इंडक्शन ट्रेनिंग में आप क्या प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो ये कि उनके साथ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिस्कस होगी, जो कि ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो होती है वर्कर्स को अवेयर करती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड उनके रूल्स को, कि वर्कर्स के जो रूल्स हैं वो उनको फॉलो करने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्किंग प्रोसीजर्स हैं उनको रूल करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। रिस्क असेसमेंट उनके साथ शेयर होगी, जो पूरी साइट है उसकी लोकेशन, उनके कॉर्नर्स, ठीक है, हर जगह का जो है उनका इन्फॉर्मेशन वर्कर्स को नहीं दी जाएगी इंडक्शन ट्रेनिंग में। साइट लेआउट जो होती है, ठीक है, वेयर फर्स्ट एड मेजर्स जो होते हैं वो, एमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा जो है उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी कि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। इसके अलावा जो है वहाँ पे फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग भी उनको देनी चाहिए इसमें। इसके अलावा वहाँ पे HSE पॉलिसी है, रिस्क असेसमेंट है, साइट लेआउट है, ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए इंडक्शन ट्रेनिंग में। इसके अलावा फ़र्स्ट एड किस तरह दी जाती है किसी इंजर्ड पर्सन को, वो भी इनके साथ फ़र्स्ट एड में डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है। सेफ़ वर्किंग प्रोसीजर या सेफ़ यूज़ ऑफ इक्विपमेंट या टूल्स, क्योंकि यहाँ पे जो नया वर्कर था उसको पता ही नहीं था कि ये किस तरह यूज़ की जाती है लैडर, उसकी इंस्पेक्शन करनी चाहिए पहले, तो इनको हर चीज़ के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आई होप कि आपको इससे जो क्लोजिंग इंटरव्यू है इसके इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिले होंगे। मज़ीद आपको किसी IG1 में मसला हो, IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है, निबोश IDP है, डिप्लोमा लेवल 6 है, ओथम लेवल 6 है, कोई भी निबोश की ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की कोई भी असाइनमेंट आप ले आएँ तो इंशाल्लाह मैं आपको उसमें ज़रूर हेल्प आउट करूँगा। रिपोर्ट हो, पेपर हो, किसी भी चीज़ में इशू हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इंशाल्लाह आपको क्लियर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। जो बेशक आप इसकी आगे अपने टीचर्स से हर जगह से वेरिफिकेशन बेशक करवा लीजिएगा। रिपोर्ट बनवाना हो या IG1 में कोई भी इशू हो, प्रॉब्लम हो, गाइडलाइंस लेनी हो कि रिपोर्ट किस तरह बनाई जाती है, आप बेशक खुद बना लें, आप गाइडलाइंस ले लें कि रिपोर्ट किस तरह तैयार की जाती है, ठीक है। बाकी जो क्लोजिंग इंटरव्यू है आप अच्छा परफॉर्म किया करें, क्योंकि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इसका फिर आपके IG1 पे भी इशू हो सकता है, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा भी बर्बाद हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो सबसे पहली बात ये कि आप अपनी आंसर शीट को देखा करें जब आप क्लोजिंग इंटरव्यू पे तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें दिन आपको काफ़ी मिल जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई मसला परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।